नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मोहम्मद जुबैर को आखिरकार मिल गई रिहाई। सच्चाई की हुई है जीत। भाजपा सरकार के फैसले को कोर्ट ने पलटा, बीजेपी बौखला गई। कोर्ट पर ही उठाने लगे सवाल। दोस्तों इसी के साथ में आपको बताएंगे एक और बड़ी खबर के बारे में, जहाँ पर दलित होने के कारण मुझे नहीं मिलता सम्मान। योगी सरकार के मंत्री ने कही ये बात और दे दिया इस्तीफा। दोस्तों जिसके बाद योगी सरकार पर उठने लगे हैं सवाल। बताएंगे आपको क्या जातिगत भेदभाव किया जाता है योगी सरकार के दौरान, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और इसी के साथ में कई और मंत्री देने जा रहे हैं अपना इस्तीफा। दिल्ली में होगी बातचीत, बताएंगे पूरी अपडेट। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश के चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अपने पुराने नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में घुसकर चुनौती देते हुए बड़े अंतर से चुनाव हराया था। और अब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के इलाके के अंदर भी कांग्रेस पार्टी ने मारी है सेंध। वहीं पर ओवैसी की पार्टी ने मध्य प्रदेश में किया कमाल, दे दिया हिंदू को टिकट और हिंदू भी जीत कर आया है दोस्तों भारी मतों से। बताएंगे क्या ये मामला, विपक्ष की बोलती क्यों हो गई है बंद, और एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ। सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है ये न्याय की जीत है, सच की जीत है, मोहम्मद जुबैर को रिहा करने का समर्थन करते हैं, तो वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखेगा दोस्तों। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा, ताकि सभी तक ये खबरें पहुंचते रहे। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मोहम्मद जुबैर को लेकर आखिरकार लड़ाई जो कानूनी तौर पर लड़ी गई थी दोस्तों, वो पूरी तरीके से सफल हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के झूठ को उजागर करने वाले ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया। और उत्तर प्रदेश सरकार की जमकर किरकिरी हुई है दोस्तों। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े बड़े वकील उतारे थे अपना पक्ष रखने के लिए, और मोहम्मद जुबैर को लेकर कई सारे आरोप लगाए गए। यहाँ तक कि कहा गया कि पैसे लेकर ट्वीट किया जाता है और माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है। कई सारे आरोप कोर्ट के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने अपनी राय रखी थी दोस्तों। लेकिन इस दौरान आपको बता दें कि यूपी सरकार को एक तगड़ा झटका देते हुए कोर्ट ने यूपी सरकार के द्वारा मोहम्मद जुबैर के मामले को लेकर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए जाने का विरोध किया और एसआईटी टीम को भंग कर दिया है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ज्यादा अनोखे शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राज्य सरकार के फैसले को पलट दिया है, जो अपने आप में एक अप्रत्याशित और एकदम ऐतिहासिक कदम कहा जा सकता है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की जमकर तारीफ होनी चाहिए। वहीं कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला लिया है दोस्तों, और उत्तर प्रदेश के अंदर जगह जगह बार बार एफआईआर करके मोहम्मद जुबैर को एक जगह से दूसरी जगह लेकर आया जाता था और एक तरीके से दोस्तों कार्रवाई की जाती थी। कुछ कुछ दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है और सारे के सारे एफआईआर को एक जगह दिल्ली में लाकर मर्ज कर दिया है और दिल्ली की टीम बनाई है इस मामले का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वहीं पर मोहम्मद जुबैर को जेल से रिहा करने का भी तुरंत ऐलान किया गया है, जो अपने आप में एक बड़ा कदम है। मोहम्मद जुबैर को देर रात रिहा कर दिया है दोस्तों। जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है इस पर आप लोग की क्या कुछ राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा। आपको बताते चले कि योगी सरकार के मंत्री ने कुछ ऐसा बयान दिया है जो अब योगी सरकार को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि योगी सरकार के मंत्री ने बयान देते हुए कहा कि दलित होने के कारण उन्हें नहीं मिलता सम्मान, और इसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री को अपना इस्तीफे की पेशकश करने वाले जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि दलित होने की वजह से उनको विभाग के अंदर सुनवाई करने का मौका नहीं मिलता, उनको जानकारी नहीं दी जाती कि विभाग कौन सा काम कर रहा है। जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री ने ये आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि तबादले में गड़बड़ी के मामले को लेकर पहले से ही दिनेश खटीक पर कई सारे सवाल खड़े हुए थे। कई सारे अधिकारियों से जानकारी मांगी जा रही है कि तबादला किसके कहने पर किया गया है और इसमें भ्रष्टाचार जो किया गया इसमें किस किस का हाथ है, और इस मामले पर जांच भी की जा रही है। लेकिन दूसरी ओर सवाल ये खड़ा होता है कि मंत्री अपनी ही सरकार पर निशाना साधते हुए, अपनी ही सरकार पर आरोप लगाते हुए दोस्तों इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर योगी सरकार के अंदर 100 दिनों के पूरा होते ही इस तरीके से इस्तीफे का जो दौर शुरू हुआ है ये कब जाकर थमेगा, आप लोग को क्या कुछ लगता है? आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा, क्योंकि ये मामला इतना छोटा नहीं है दोस्तों। दिल्ली में जितिन प्रसाद गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, वहीं पर पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात होने वाली है। उत्तर प्रदेश के अंदर लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी के अंदर हुए तबादले में धांधली के मामले में यूपी सरकार ने एक्शन लेते हुए कई सारे दोषियों पर कार्रवाई की है और योगी सरकार के कड़े रुख की वजह से कई अधिकारियों पर गाज गिर गई है दोस्तों, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी से भाजपा ज्वाइन करने वाले जितिन प्रसाद की भी काफी नाराजगी बताई जा रही है और इसलिए उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। तो एक एक करके 3 लोग हैं, जिसमें दिनेश खटीक, जितिन प्रसाद और ब्रजेश पाठक है। तीनों के तीनों नाराज हैं और क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर ये मामला नहीं सुलझा है दोस्तों, तब ये तीनों के तीनों गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। इससे पहले आप लोग को पता होगा कि योगी आदित्यनाथ सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान बड़ी संख्या में विधायकों ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला था। तकरीबन 200 के आसपास विधायकों ने योगी सरकार के कामकाज को लेकर सवाल खड़े किए थे और अब लगातार 3 मंत्रियों के द्वारा अपने केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात
मुलाकात किया जाना कहीं न कहीं योगी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े करता है। एक और बड़ी अपडेट की माने तो मध्य प्रदेश के चंबल के अंदर बीजेपी ने बहुत कोशिश की थी अपनी सीटें बचाने की। सिंधिया और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी के बावजूद इन सीटों पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जोरदार टक्कर देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने दमदार उम्मीदवार उतारे थे और इसका नतीजा भी सामने आया है। आपको बताते चले कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सेमीफाइनल कहे जाने वाले इस चुनाव के अंदर चंबल क्षेत्र में बीजेपी की परेशानी दोगुनी हो गई है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में हार मिलने के बाद अब बीजेपी के लिए एक और झटका तब लगा जब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के संसदीय क्षेत्र मुरैना के अंदर पार्टी ने बहुत खराब परफॉर्मेंस दिया है। यानी भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने चुनाव हरा दिया है। दोस्तों, मुरैना के नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 10,606 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी को 7,031 वोट मिले हैं और तकरीबन 3,000 वोटों के अंतर से कांग्रेस पार्टी ने मुरैना के नगर निगम का चुनाव जीत लिया है, जो अब नरेंद्र सिंह तोमर के लिए खतरे की घंटी बज रही है। और खासकर विधानसभा चुनाव 2023 से पहले और मध्य प्रदेश के ये नतीजे कहीं न कहीं बीजेपी के लिए संकेत जरूर हैं। आप लोग इसे कैसे देखते हैं लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी खबर की माने तो बुलडोजर उल्टा चल रहा है। जल शक्ति राज्य मंत्री के इस्तीफे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी ही सरकार में 2 मंत्री पीडब्ल्यूडी के मंत्री जितेंद्र प्रसाद और जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खट्टी की नाराजगी को लेकर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार और कुशासन की क्रोनोलॉजी को समझिए। पहले लोक निर्माण विभाग के मंत्रालय में विद्रोह, फिर स्वास्थ्य मंत्रालय में विद्रोह, अब जल शक्ति मंत्रालय में विद्रोह। जनता पूछ रही है उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ईमानदारी से बताए कि अब अगली बारी किसकी है। इसी के साथ में एक और बड़ी अपडेट की माने तो मध्य प्रदेश के चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी के साथ साथ ओवैसी के लिए भी अच्छी खबरें आई है। दोस्तों, 3 सीटों पर ओवैसी ने चुनाव जीता है। AIMIM को बड़ी जीत मिली है 3 सीटों पर। मध्य प्रदेश के खरगोन में 74 सीटों पर बीजेपी ने परचम लहराया है। वहीं पर खरगोन नगर पालिका, करही पालिया नगर परिषद और वाड़वाह नगर पालिका परिषद के साथ साथ वाड़वाह नगर पालिका परिषद और बिस्टान नगर परिषद में बीजेपी ने जीत हासिल की है, जबकि सनावद नगर पालिका परिषद और कसरावद नगर परिषद में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। वहीं पर खरगोन जिले से ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए भी अच्छी खबर आई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 3 वार्डों में जीत हासिल कर ली है। दरअसल दोस्तों, खरगोन नगर पालिका में जहां पर बीजेपी ने ज्यादातर वार्ड पर जीत हासिल की है, लेकिन ओवैसी के लिए भी अच्छी खबरें सामने आई है। और बड़ी बात यह रही कि ओवैसी की पार्टी से एक हिंदू कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा गया था, जो आसानी से चुनाव जीत गए हैं। इसको लेकर ये बड़ी अपडेट आ रही थी। दोस्तों, दरअसल रामनवमी पर खरगोन में भड़की हिंसा के बावजूद हिंदू प्रत्याशी को टिकट देकर चुनाव जिताना सियासत में अब सुर्खियां बन गई है। AIMIM ने इस बार हिंदू प्रत्याशी को टिकट देकर चुनाव जीतने में सफलता हासिल करवाई है। मध्य प्रदेश के अन्य शहर के अंदर भी AIMIM का अच्छा खासा प्रदर्शन रहा है और खरगोन से ये खबरें सामने आई है दोस्तों, जो अपने आप में एक अच्छी बात है। AIMIM के लिए आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी अपडेट की माने तो योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर मोहम्मद जुबैर को लेकर कहा था कि मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट के बदले 2 करोड़ रुपए लिए थे और जुम्मे पर भड़काने के लिए ट्वीट करता था। इस तरीके से दोस्तों यूपी सरकार ने कहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उतना ही करारा जवाब दिया है। वहीं आपको बता दें कि कर्नाटक में बीजेपी सरकार के पूर्व मंत्री KS ईश्वरप्पा को कॉन्ट्रैक्टर सुसाइड केस मामले में पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है। इसे ईश्वरप्पा के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, जिन्हें कॉन्ट्रैक्टर संतोष के सुसाइड केस आरोप में मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। आप लोग इस जांच को किस तरीके से देखते हैं? क्या ये निष्पक्ष हुआ है या इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल कारण होंगे? आप लोग को जो कुछ भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी खबर की माने तो महाराष्ट्र के अंदर राजनीतिक संकट पर सुप्रीम कोर्ट में 1 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट से मांगा है हलफनामा। महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट को लेकर अब 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट पर शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट के द्वारा दायर की गई याचिका पर एक हलफनामा दायर करने के लिए महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले खेमे को समय दिया है। महाराष्ट्र मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चीफ जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने की है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इस मामले में बहस की शुरुआत करते हुए उद्धव ठाकरे का पक्ष रखा है और कहा कि इस तरह से सरकार बनाने की इजाजत दी गई तो देश के अंदर किसी भी सरकार को गिराया जा सकता है। सिब्बल ने कोर्ट के अंदर उद्धव ठाकरे का पक्ष रखते हुए कई बातें कही है। उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके से चुनी हुई सरकार को पलटा गया तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। इस तरह की परंपरा की शुरुआत किसी भी तरह से अच्छी नहीं है, न सिर्फ महाराष्ट्र के लिए बल्कि पूरे देश के लिए खतरे की घंटी है। अदालत के सामने कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्यपाल ने एकनाथ शिंदे को CM पद की शपथ दिलवाई है, जबकि वह जानते हैं कि उनकी अयोग्यता का मामला अभी भी स्पीकर के सामने लंबित है, लेकिन इसके बावजूद ये फैसला लिया गया है जो अपने आप में गैर कानूनी असंवैधानिक है। वहीं एक और बड़ी अपडेट की माने तो जामिया के अंदर AMU के साथ मोदी सरकार कर रही है भेदभाव। दोनों यूनिवर्सिटी के फंड में भारी कटौती करने का आरोप लगाया गया है, जबकि BHU का बजट दोगुना करने का आरोप लगाया गया है।
एएमयू का बजट 2014-15 के अंदर 673 करोड़ रुपए हुआ करता था, जो 2020-21 में 1520 करोड़ पहुंच गया। लेकिन 2021-22 में इसके बजट में 306 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। मोदी सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया इस्लामिया के बजट के प्रावधानों में कटौती की है। इस तरीके से दोस्तों आरोप लगाए गए हैं। लोकसभा में केरल के कांग्रेस पार्टी के सांसद टी.एन. प्रतापन द्वारा पूछे गए सवाल में जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री सुभाष सरकार के जवाब से सारी जानकारी सामने आई तो प्रतापन ने सरकार से जेएनयू, जामिया, एएमयू, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, ईटानगर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को आवंटित किए गए बजट के बारे में पूरी जानकारी ली है, जिसके बाद दोस्तों ये बड़ा खुलासा हुआ है। वहीं आप बताते चले कि लोकसभा के अंदर मानसून सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष का जोरदार हंगामा रहा। कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी, डीएमके सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने महंगाई, जीएसटी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर मंगलवार को फिर से शोर शराबा किया था दोस्तों, और बुधवार को फिर से इसी तरीके का माहौल देखने को मिला। विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बाद संसद के मानसून सत्र में तीसरे दिन भी निचले सदन का कार्रवाई नहीं हो पाया। कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के नेताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। सदन चर्चा संवाद के लिए है, नारेबाजी करने के लिए नहीं। स्पीकर ने ये बातें कही है। इसके बावजूद विपक्षी पार्टी ने कहा कि जब तक हमारे मुद्दे पर चर्चा नहीं की जाएगी, जब तक अग्निपथ योजना, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर सवाल सरकार पूछने का मौका नहीं देगी, तब तक इसी तरीके से विरोध करते रहेंगे। और कई सारे और भी मसले हैं जिसको लेकर विपक्षी नेताओं ने विरोध करने की ठान रखी है। दोस्तों इसी के साथ में जब से महाराष्ट्र के अंदर संजय राउत और शिवसेना की सरकार गई है, तब से मुंबई के अंदर उनके खिलाफ एक के बाद एक ईडी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हट रहा है। मुंबई के एक पुनर्विकास योजना को लेकर किए गए कथित घोटाले के मामले में संजय राउत और उनकी पत्नी तथा सहयोगियों के वित्तीय लेन देन से जुड़े मामले में उनसे पूछताछ के लिए उनको तलब किया गया है। राज्यसभा के सदस्य राउत उद्धव ठाकरे खेमे का हिस्सा है। राउत ने किसी भी अनियमितता को लेकर इनकार किया है, लेकिन उनसे पूछताछ जारी है। देखते हैं इस मामले पर क्या कुछ उनकी तरफ से खबर दी जाती है। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी नेताओं ने महंगाई को लेकर संसद परिसर के अंदर धरना प्रदर्शन किया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी और कुछ विपक्षी दलों के नेताओं और सांसदों ने महंगाई और अन्य जरूरी खाद्य वस्तुओं को माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी के दायरे में लाने का विरोध किया है। बुधवार को संसद भवन परिसर के अंदर ये धरना प्रदर्शन जारी रहा। इन सांसदों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धरना दिया है। इन लोगों ने एक बैनर पोस्टर भी साथ में लेकर पहुंचे हैं, जिस पर गैस सिलेंडर की तस्वीरें छपी हैं। दाम बढ़ने से आम नागरिकों का जीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। ये कैसा जीवन यापन करेंगे? इन सवालों के साथ सरकार से जवाब तलब किया गया है। वहीं पर दोस्तों ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर अटैक, बोले मुस्लिमों को बीजेपी का डर दिखाकर समाजवादी पार्टी जिंदा है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओपी राजभर ने प्रेसिडेंट के इलेक्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान किया था और अखिलेश यादव का विरोध भी उन्होंने किया था। और अब दोस्तों अखिलेश यादव को लेकर जुबानी जंग तेज कर दिया है ओम प्रकाश राजभर ने इस बार कहा है कि अखिलेश यादव मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाकर जिंदा है। मीडिया से बात करते हुए ओपी राजभर का कहना है कि वो यानी अखिलेश यादव मुस्लिमों को बीजेपी का डर दिखाते हैं और इसके वजह से उनकी राजनीति चल रही है और कोई कारण नहीं है उनको वोट मिलने का, केवल डर की राजनीति करते हैं अखिलेश यादव। ये आरोप दोस्तों राजभर ने लगाया है। वहीं आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट की महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर टिप्पणी, कहा हम चाहते हैं चुनाव हो, इसे अनिश्चित काल के लिए टाला नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और महाराष्ट्र के संबंधित राज्य के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि स्थानीय निकाय के संबंध में चुनावी प्रक्रिया को शुरू कर देनी चाहिए। और आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी उन्होंने कहा, यानी कोर्ट ने कहा कि हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि चुनाव को रोका जाए, हम चाहते हैं कि चुनाव हो लेकिन सही प्रक्रिया के तौर पर होना चाहिए, गलत तरीके से नहीं होना चाहिए। वही दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक अदालत ने गर्भवती महिला से बलात्कार के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के आरोपी विधायक लोकम टसर की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। ईटानगर के पास यूपिया की सत्र अदालत ने गिरफ्तारी से बच रहे कोलोरियंग के विधायक की जमानत याचिका सोमवार यानी 18 जुलाई को खारिज कर दी थी। पुलिस ने टसर के खिलाफ 4 जुलाई को अपने आवास पर महिला से कथित तौर पर बलात्कार के मामले दर्ज किए थे। जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश गोटे मेगा ने कहा कि प्रथम दृष्टि में इस स्तर पर यह सामने आया है कि याचिकाकर्ता और पीड़ित घटना के स्थान पर उपस्थित थे, लेकिन कथित अपराध संबंधित दिन पर किया गया था। इसको लेकर जांच में ही मामला सामने आएगा। लेकिन दोस्तों जमानत नहीं दी गई है। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं और फैसले का सम्मान करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। एक और बड़ी अपडेट की माने तो शिवसेना के अंदर संकट ठहरने का नाम नहीं ले रहा। सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर ऐसा होता रहा तो एक दिन देश का लोकतंत्र पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। जैसे आजकल सरकारें गिराई जा रही है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर नहीं है दोस्तों। और एक और बड़ी अपडेट की माने तो वर्ष 2020 के अंदर यूएपीए के तहत 796 केस दर्ज किए गए थे, 80 दोषी ठहराए गए, 116 बरी हो गए। सरकार का मानना है कि केवल 10% लोगों को ही सजा हो पाई है, यानी यूएपीए के गलत इस्तेमाल करने को लेकर
सरकारी डेटा के बाद एक बार फिर से सवाल और खड़े होंगे। वर्ष 2020 में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के तहत देश भर के अंदर 796 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 80 लोगों को दोषी ठहराया गया है, जबकि 116 को बरी कर दिया गया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में ये जानकारी दी है। गृह राज्य मंत्री की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार UAPA के तहत 2016 में 922 केस दर्ज किए गए थे, 2017 में 901, 2018 में 1182, 2019 में 1227 मामले दर्ज किए गए थे। गौरतलब है कि GST और महंगाई के मुद्दे को लेकर संसद के अंदर हंगामा चल रहा है और इस दौरान दोस्तों अब जो आंकड़े UAPA की गिरफ्तारी और सजा को लेकर सामने आए हैं, उसके बाद कहीं न कहीं ये भी एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है और भारतीय जनता पार्टी खासकर गृह मंत्रालय को इस पर जवाब देना पड़ेगा दोस्तों। और एक और बड़ी अपडेट की माने तो आज ED के सामने पेश होंगी सोनिया गांधी और अपने सवालों का जवाब देंगी दोस्तों। दरअसल सोनिया गांधी को एक नोटिस दिया गया था और उनसे ED ने बुलाया था जांच के लिए, उनसे पूछताछ होने वाली है। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने कहा कि मोदी शाह की जोड़ी के द्वारा हमारे शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ जिस प्रकार से राजनीतिक प्रतिशोध किया जा रहा है, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी अपनी नेता श्रीमती सोनिया गांधी के साथ सामूहिक एकता दिखाने के लिए आज प्रदर्शन करने वाली है। पूरे देश भर के अंदर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन होगा। तो देखते हैं सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया दोस्तों, कितने घंटे तक पूछताछ की जाती है, क्योंकि राहुल गांधी को लगातार 3 दिनों तक पूछताछ के लिए बुलाया गया था और 12-12 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई थी। हालांकि पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध भी जाहिर किया था। और एक और बड़ी खबर की माने तो कर्नाटका के मुस्लिम शिक्षक संस्थान खोलेंगे कॉलेज। कर्नाटका में ड्रेस कोड अनिवार्य किए जाने के बाद कम से कम 13 मुस्लिम शिक्षक संस्थान ने राज्य सरकार से दक्षिण कन्नड़ जिलों के अंदर प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज खोलने की अनुमति मांगी है, ताकि मुस्लिम छात्रा कक्षा में हिजाब पहनकर जा सके। दक्षिण कन्नड़ जिले से ही हिजाब विवाद शुरू हुआ था। कर्नाटका के तटवर्ती जिले की ज्यादातर मुस्लिम छात्राएं हाईकोर्ट के इस आदेश को मानते हुए कॉलेज आ रही हैं, जिसमें कहा गया कि धार्मिक मान्यता वाले किसी भी पोशाक को पहनने की इजाजत नहीं होगी और मुस्लिम छात्राओं को बिना हिजाब क्लास में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। लेकिन मुस्लिम छात्राओं का एक वर्ग क्लास के दौरान हिजाब पहनने की जिद पर अड़ा हुआ था दोस्तों, और इस मामले को लेकर काफी विवाद हुआ है। लेकिन अपने आप अलग से संस्थान खोलने की बातें चल रही है। देखते हैं इसकी इजाजत मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि बड़े लैंड की जरूरत होगी, यानी बहुत बड़ी जमीन चाहिए होगी और वो सरकार मुहैया करा सकती है, तो सरकार को इजाजत देनी पड़ेगी। इसी के साथ में भाजपा और मुसलमान 394 सांसद हैं बीजेपी के। राज्यसभा और लोकसभा के मिलाकर दोस्तों 1379 विधायक हैं बीजेपी के, 11 CM हैं, 87 केंद्रीय सचिव हैं, लेकिन एक भी मुस्लिम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी खासकर नरेंद्र मोदी अपने आप को सेकुलर नेता बताते हुए कहते हैं कि हमें मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी साथ में लाना चाहिए और खासकर पासमानदा मुस्लिम समाज के लोगों को अपने साथ में जोड़ना चाहिए। लेकिन दोस्तों आज की स्थिति ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी के इतने सारे सांसद, विधायक, CM, केंद्रीय सचिव होने के बावजूद कोई मुस्लिम नहीं है, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। वहीं पर दोस्तों मूसेवाला मर्डर केस मामले को लेकर 2 शार्प शूटर अमृतसर में ढेर कर दिए गए हैं। AK-47 से फायरिंग कर रहे थे। 5 घंटे चले मुठभेड़ के बाद मार गिराया गया है। पाकिस्तान भागने की तैयारी कर रहे थे ये शार्प शूटर, लेकिन इनको 10 किलोमीटर की रेंज में पुलिस ने पकड़ लिया और उसके बाद दोस्तों एनकाउंटर हुआ है और बुरी तरीके से एनकाउंटर में मारे गए हैं। वहीं पर यूपी के अमरोहा के अंदर गाँव में आपस में भिड़ गए 2 पक्ष, भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है। CO सिटी विजय कुमार राणा ने बताया कि अनवर के बेटे अकील की शादी मंगलवार को गांव की रहने वाली युवती के साथ हुई थी। शादी समारोह के दौरान 2 पक्ष किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और आपस में भिड़ गए। छतों पर चढ़कर पत्थरबाजी तक करने लगे दोस्तों। हालात को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात की गई है। पथराव में 3 पुलिसकर्मी को चोट भी आई है। पुलिस ने 4 दंगाइयों को गिरफ्तार किया है दोस्तों। दरअसल निकाह के बाद डीजे बजाने को लेकर युवकों के 2 गुट के बीच में आपस में कहासुनी हो गई और मामला शांत कराने के लिए पुलिस को पहुंचना पड़ा। जल्द से जल्द शांति बनाए रखने की अपील पुलिस प्रशासन की ओर से की गई है दोस्तों। लेकिन जिस तरीके का माहौल आप लोग जानते हैं कि मीडिया वाले लोग बनाते हैं, खासकर टेलीविजन मीडिया से, उसी के कारण इस तरीके की हरकतें खासकर जमीनों पर देखने को मिलती है। जो समुदाय में आपस में रहने वाले लोग ही ऐसे भिड़ जाते हैं दोस्तों, जैसे एक दूसरे के दुश्मन बन गए हों। वहीं पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बढ़ती महंगाई पर नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा। यूजर से पूछने लगे कई सारे सवाल। महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सांसदों ने राज्यसभा के अंदर मोदी को घेर रखा है। वहीं पर दूसरी ओर दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी उत्तर प्रदेश के अंदर कई सारे कार्यक्रम को संबोधित किया है और इस दौरान बढ़ती महंगाई का मामला उठाया है। वहीं पर दोस्तों दूध, आटा, दाल पर GST लागू, शराब, पेट्रोल और डीजल पर GST लागू ही नहीं है। वरुण गांधी ने मोदी सरकार से सवाल पूछा है। हाल ही में उन्होंने सेना भर्ती में जाति और धर्म की जानकारी मांगे जाने पर सवाल उठाया था। सेना में किसी भी तरीके का कोई आरक्षण नहीं है, तो अग्निपथ योजना के तहत जाति प्रमाण पत्र लेने की क्या जरूरत है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिस अंग्रेजों के टाइम से चलती आ रही है, लेकिन भाजपा और उसके नेता पहले ये कहा करते थे कि वो जो पुराने नियम है, जो ऑब्सोल्यूट नियम है, उनको बदल दिया जाएगा, लेकिन उसी को फॉलो कर रहे हैं दोस्तों। और कहीं ना कहीं इसके पीछे सोची समझी साजिशें भी हो सकती हैं। एक और
बड़ी अपडेट की माने तो कोई जान से मारने की धमकी दे रहा है। वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा ने दिल्ली पुलिस से सुरक्षा की अपील की है। दोस्तों ऐसे में अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। दोस्तों जुड़े रहने के सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।